सो एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में हम लोगों का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, ठीक है ना। उसके बाद कोई क्लास हुआ नहीं ना, शायद 6.2-3 क्लास नहीं हुई इसका मतलब अपने ना बोर्ड के। तो फिर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 से होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक होमवर्क दिया था। 4th, 5th, 6th में कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है, वो भी एक को ही है ना, क्लास में एक को ही है और किसी को नहीं है। पक्का किया है क्या दर्शन? तो देखते हैं, वैसे क्वेश्चन काफी सिंपल था। द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, जैसे एक प्लेन दिया है, एक प्लेन को एक ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ये ओरिजिन है आपका, ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 आएंगे। द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन इज, देखो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो इसके कोऑर्डिनेट आपको दिया है 1 0 0। बस आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए थी इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए। पहले तो मैं आपको इधर साइड में इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख लेता हूँ। बताओ इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है? अगर आपके पास एक पॉइंट है और एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, एक पॉइंट है, एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है, ठीक है। इसमें पॉइंट a है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहां से प्लेन पास हो रहा है, और ये क्या है? वेक्टर नॉर्मल है जो प्लेन को परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से देखो ये OM क्या है? प्लेन को परपेंडिकुलर। O के कोऑर्डिनेट पता है, M के कोऑर्डिनेट पता है, तो ये वेक्टर n हो जाएगा। फिर तो वेक्टर n तो हम बता सकते हैं ना, वेक्टर m 1 - 0 1 i आएगा, बस 1 i का मतलब i ही आएगा। 0, 0 0 हो जाएगा, 0, 0 ये भी 0 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर वेक्टर पता चल गया, परपेंडिकुलर वेक्टर पता चल गया। अब रहेगा पॉइंट जहां से प्लेन आपका पास हो रहा है। तो यहाँ दिख रहा है ना प्लेन किस पॉइंट से पास हो रहा है? M पॉइंट से। तो M का पोजीशन वेक्टर ले लेते, वेक्टर A। M पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर A ले लेते हैं। आप वेक्टर M भी ले सकते हो, फिर यहाँ पे वेक्टर M लिखना पड़ेगा आपको, या वेक्टर A लिया तो भी क्या आएगा? M के कोऑर्डिनेट 1 0 0, तो ये भी क्या आएगा आपका? I आएगा। हो गया। फिर M वेक्टर A डॉट वेक्टर N चाहिए, वेक्टर A डॉट वेक्टर N, तो वेक्टर A और वेक्टर N का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 1 ही आएगा। ये भी आ गया, बस इसमें रख लो। सो वेक्टर R डॉट I इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर N 1 है। ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। कार्टेशियन फॉर्म अगर निकालना है तो वेक्टर R की जगह आप क्या डाल दो? xi प्लस yj प्लस zk। देखो वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म निकालना बहुत आसान है, आपको कोई अलग से फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है। ये वेक्टर फॉर्म है, बस इसमें वेक्टर R में क्या डाल दो आप? xi प्लस yj प्लस zk। क्यों? क्योंकि R एनी पॉइंट होता है, एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन x y z लेते हैं, तो वेक्टर R आ जाएगा आपका xi प्लस yj प्लस zk। इसमें डाल दो और डॉट प्रोडक्ट कर लो इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा? xi प्लस yj प्लस zk डॉट i इज इक्वल टू 1। अब यहाँ i का कंपोनेंट 1 है, इधर i का कंपोनेंट x है, तो x इंटू 1 x, इधर j का कंपोनेंट y है, इधर j है ही नहीं मतलब 0, वो भी 0 हो जाएगा फिर, तो x इक्वल्स टू 1। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म। ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन है, वेक्टर फॉर्म। समझा? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये एक प्लेन का इक्वेशन दिया है और आपको बोला गया इस प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करना, ठीक है। अब अपने को थोड़ा सा कुछ प्रीवियस जाना पड़ेगा। आपको थ्योरम नंबर 2 याद होगा। थ्योरम नंबर 2 हमने क्या डिस्कस किया था कि एक प्लेन होता है, एक प्लेन जो एक पॉइंट से पास होता है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर A, और इसे 2 वेक्टर पैरेलल थे, एक था वेक्टर B, एक था वेक्टर C। अगर कोई प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है और 2 वेक्टर उसको अगर पैरेलल है, तो इसका वेक्टर फॉर्म, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा वेक्टर फॉर्म क्या होता है। वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर R डॉट B क्रॉस C इज इक्वल्स टू वेक्टर A डॉट B क्रॉस C, ठीक है। ये आपका वेक्टर फॉर्म है। इसी का कार्टेशियन फॉर्म भी होता है, कार्टेशियन फॉर्म। इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होता था? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, फिर आता है a1 b1 c1, फिर आता है a2 b2 c2 इक्वल टू 0। ये कार्टेशियन।
शायद मैंने आपको इसका तीसरा फॉर्म नहीं बताया, तो अगर आपके पास थ्योरम है वहां पे अगर एक आध लाइन है तो ये थर्ड फॉर्म भी लिख लो, पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, हमारे सिलेबस में ये एक ऐसा थ्योरम है जिसके 3 फॉर्म है, बाकी सभी के 2 ही फॉर्म है, वेक्टर और कार्टेशियन। इस सिचुएशन में 3 फॉर्म आपको दिखाई देंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है? वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्ब्डा वेक्टर बी प्लस म्यू वेक्टर सी। इस फॉर्म को बोला जाता है पैरामीट्रिक फॉर्म। ये बस आपके थ्योरम नंबर 2 में ही है और कहीं पे आपको पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं दिखाई देगा। वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्ब्डा वेक्टर बी प्लस म्यू वेक्टर सी। थ्योरम नंबर 2 में अगर आपने शायद नहीं बताया था ना मैंने ये, हाँ, तो आप वहाँ पे नोट डाउन कर लो। वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्ब्डा वेक्टर बी प्लस म्यू वेक्टर सी। तो इसमें ऑब्वियसली ये वेक्टर ए क्या है? वेक्टर ए उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहां से प्लेन पास हो रहा है। वेक्टर बी और वेक्टर सी पैरेलल वेक्टर है। अब इस प्लेन को ध्यान से देखो, ये प्लेन भी आपको लगभग कुछ वैसा ही लिखा हुआ है। देखो वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्ब्डा वेक्टर बी प्लस म्यू वेक्टर सी। तो इससे हम बता सकते हैं कि फिर वेक्टर ए क्या है? वेक्टर ए है अपना 5i माइनस 2j माइनस 3k। फिर वेक्टर बी हम लोग बता सकते हैं कि वेक्टर बी i प्लस j प्लस k। फिर वेक्टर सी भी हम लोग बता सकते हैं i माइनस 2j प्लस 3k। समझा? कार्टेशियन फॉर्म ये है। अच्छा, इसमें x1 y1 z1 उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहां से प्लेन पास हो रहा है। तो पॉइंट पता चला क्या? 5 माइनस 2 माइनस 3। तो x माइनस 5 y माइनस माइनस 2 तो प्लस 2, z माइनस माइनस 3 तो प्लस 3। फिर इधर a1 b1 c1, ये a1 b1 c1 कहाँ से मिलता है आपको? फर्स्ट पैरेलल वेक्टर। a2 b2 c2 सेकंड पैरेलल वेक्टर। तो यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ 1 माइनस 2 3। इस डिटरमिनेंट के लिए इक्वल टू 0। अब इस डिटरमिनेंट को हमें सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ x माइनस 5 रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दिया, ये कितना बना? 3 माइनस ऑफ माइनस 2 तो 5 आ जाएगा। फिर सेकेंड एलिमेंट हम लोग माइनस के साथ लेते हैं, y प्लस 2, ठीक है ना। फिर उससे रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दिया, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। फिर प्लस z प्लस 3 इंटू, फिर रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दिया, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x माइनस 25 माइनस 2y माइनस 4 माइनस 3z माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसको ठीक से लिख लेना है, 5x माइनस 2y माइनस 3z माइनस 25 माइनस 4 माइनस 29 माइनस 9 माइनस 38 इक्वल टू 0। यह आएगा आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। समझा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच मेक इंटरसेप्ट 1 1 1 ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये इंटरसेप्ट वर्ड ना आप लोगों ने पहले भी सुना होता है, लाइन चैप्टर में सुना है क्या? लाइन में देखो, लाइन ने अगर एक्स एक्सिस को कट किया तो ओरिजिन से वहां तक का जो डिस्टेंस है उसको एक्स इंटरसेप्ट बोलते थे। वाई एक्सिस को कट किया तो ओरिजिन से जहां कट किया उस डिस्टेंस। तो सेम यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है कि आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये आपके जेड एक्सिस। तो एक प्लेन है, वो प्लेन इस तरीके से कि वो एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है, वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है और जेड एक्सिस को भी कट कर रहा है। इस तरीके से मतलब आप ऐसा समझिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब एक अपन ने ना एक प्लेन लिया जो मैंने इस तरीके से पास किया, ठीक है। तो उसने एक्स को भी कट किया, वाई को भी कट किया और उधर जेड को भी कट किया। और ये जब प्लेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को कट करेगा ना, तो पॉइंट ए पे कट किया एक्स एक्सिस को, पॉइंट बी पे वाई एक्सिस को, पॉइंट सी जेड एक्सिस को पॉइंट सी पे, तो ये ना एक टेट्राहेड्रॉन बनेगा। अगर आप नोटिस करोगे तो बनेगा क्या? दिख रहा है क्या टेट्राहेड्रॉन जैसा कुछ दिख रहा है क्या? ठीक है। हालांकि टेट्राहेड्रॉन का कोई लेना देना यहाँ पे है नहीं, आपको बोला जा रहा है कि आपको बस इस प्लेन का इक्वेशन बताना है। तो ऐसा तो कुछ अपने पढ़ा ही नहीं, फिर कुछ पढ़ा है क्या? नहीं। अच्छा, ये जो ओरिजिन से पॉइंट ए को कट किया ना, ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। इसको एक्स इंटरसेप्ट स्मॉल ए से डिनोट करना है।
इसे बोला जाता है y इंटरसेप्ट, इसको स्मॉल b से डिनोट करना है। इसको बोला जाता है z इंटरसेप्ट, स्मॉल c से डिनोट करना है। तो अब अपना दिमाग लगा और बताओ मुझे a के कोऑर्डिनेट। a, 0, 0, सही। तो a 0 0, b के कोऑर्डिनेट b 0, c के कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। अब कुछ याद आ रहा है कि अपन ने ऐसा तो पढ़ा है कि एक प्लेन अगर 3 पॉइंट से पास हो रहा है, थ्योरम नंबर 3, एक प्लेन है जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है, उसका इक्वेशन वेक्टर r डॉट ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल्स टू a डॉट ए बी क्रॉस ए सी। याद है क्या? 3 पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है। यहाँ पे दिख रहा है क्या कि जो आपका प्लेन है वो 3 पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो यहाँ अपन क्या करते हैं, पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी क्या आएगा? b माइनस ए, तो ये 0 माइनस ए माइनस ए आई, बी माइनस 0 प्लस बी जे, 0 माइनस 0, 0 के ए बी आ गया। फिर क्या निकालते हैं? ए बी के बाद ए सी, ए सी क्या आएगा? 0 माइनस ए माइनस ए आई, 0 माइनस 0, वो तो 0 हो जाएगा, सी माइनस 0, सी के आएगा क्या? ए बी और ए सी का क्रॉस कर लेते हैं। जो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है वो मैं पहले निकाल रहा हूँ। फॉर्मूला पता है ना, वेक्टर r डॉट ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल्स टू a डॉट ए बी क्रॉस ए सी। ए बी क्रॉस ए सी, ए बी कैसे निकालेंगे? ए बी क्रॉस ए सी आई जे के, ए बी के कंपोनेंट माइनस ए बी 0, ए सी के कंपोनेंट माइनस ए 0 सी। सो ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू आई लिया, रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ देते तो ये कितना हो जाएगा? बी सी माइनस, फिर जे लिया, फिर रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ देते ये आ जाएगा माइनस ए सी, ये तो 0 हो जाएगा ना, प्लस फिर के लिया, रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दिए, ये 0 माइनस ऑफ माइनस ए बी, तो प्लस ए बी आएगा ये। तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बी सी आई प्लस ए सी जे प्लस ए बी के। ये क्या मिला आपको? ए बी क्रॉस ए सी। फिर वेक्टर ए का डॉट करते हैं किसके साथ? ए बी क्रॉस ए सी के साथ। वेक्टर ए क्या है आपका? वेक्टर ए, पॉइंट ए दिया है ना, पॉइंट ए दिया तो वेक्टर ए बता सकते हो आप। वेक्टर ए कितना आएगा? वेक्टर ए आ जाएगा आपका ए आई प्लस 0 जे प्लस 0 के। तो वेक्टर ए का डॉट करना है ए बी क्रॉस ए सी के साथ। तो यहाँ कंपोनेंट ए है और इधर क्या है? बी सी है, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी सी। इधर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, इधर 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट ए बी क्रॉस ए सी, ए बी सी आ गया। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो प्लेन का वेक्टर इक्वेशन क्या है? वेक्टर आर डॉट ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट ए बी क्रॉस ए सी। सो वेक्टर आर डॉट ए बी क्रॉस ए सी, ये आपको मिला था बी सी आई प्लस ए सी जे प्लस ए बी के, ए बी के इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ए बी सी। ये आ गया आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। समझा? अपन जिस क्वेश्चन की बात करें उसमें इंटरसेप्ट दिए हुए हैं ना, ये ए है आपका, ये बी है, ये सी है, तो यहाँ रख लेते हैं। फिर वेक्टर आर डॉट बी और सी का मल्टीप्लीकेशन 1 आएगा, यानी कि आई, ए और सी का मल्टीप्लीकेशन 1 आएगा जे, और ये भी 1 आएगा तो के, और इधर में भी 1 आ जाएगा। तो ये वेक्टर आर डॉट आई प्लस जे प्लस के इक्वल्स टू 1। समझा? ठीक है, ये तो ठीक है, बट आप ना इसका इक्वेशन भी ध्यान में रखो। इसका इक्वेशन क्या होता है? x बाय ए प्लस y बाय बी प्लस z बाय सी इक्वल्स टू 1। डायरेक्ट आता है। कैसे? ये यहाँ से देखो, अगर मैं ABC से डिवाइड कर दूँ, ABC से डिवाइड कर दूँ, तो ये जब ABC से डिवाइड होगा तो I के अपॉन में A आएगा, J के अपॉन में B आएगा और K के अपॉन में C आएगा। इधर में क्या रहेगा? 1 रहेगा 1। तो ये वेक्टर r डॉट आई बाय ए प्लस जे बाय बी प्लस के बाय सी। फिर वेक्टर r के जगह अपन एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रख देंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो इधर x मल्टीप्लाइड होगा किसके साथ? 1 बाय ए के साथ, i नहीं आएगा ना, 1 बाय ए, तो कितना देगा? x बाय ए। समझा क्या? फिर वेक्टर r का y मल्टीप्लाइड होगा किसके साथ? इधर 1 बाय बी के साथ,
तो कितना आएगा y बाई बी, फिर z मल्टीप्लाइड होगा 1 बाई सी के साथ, तो कितना आएगा z बाई सी इक्वल्स टू 1। तो आपने ये भी डायरेक्टली ध्यान रखना चाहिए कार्टेशियन फॉर्म। ओके, सो आज का टॉपिक अपना है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। दो प्लेन के बीच का आपको एंगल फाइंड आउट करना है। आपने ये टॉपिक पहले भी देखा है वेक्टर चैप्टर में, एंगल बिटवीन टू वेक्टर वहाँ बोला जाता है। उसके बाद लाइन में भी हमने डिस्कस किया था, एंगल बिटवीन टू लाइन वहाँ कहा गया था, और यहाँ बोला गया एंगल बिटवीन टू प्लेन। आपको दो प्लेन दिए हैं, लेट्स से मान लो प्लेन 1 है, प्लेन 1, प्लेन का जनरल इक्वेशन पता है सबको, प्लेन का जनरल इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल्स टू q। तो एक प्लेन है प्लेन 1, वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 इज इक्वल्स टू q1, और एक सेकेंड प्लेन है जिसका इक्वेशन है वेक्टर r डॉट वेक्टर n2 इज इक्वल्स टू q2। ठीक है, तो जैसे मान लो ये एक प्लेन है और ये सेकंड प्लेन है। फिलहाल अभी प्लेन मैंने इस तरीके से रखा है कि एक दूसरे को आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, परपेंडिकुलर, या फिर प्लेन ये इस तरीके से कुछ एंगल क्रिएट कर रहे हैं, समझा। तो अभी एंगल परपेंडिकुलर नहीं है, तो अपने को क्या करना है, इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। अब एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो जैसे जब ये परपेंडिकुलर थे, अभी दिख रहा है ना परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन का अपना नॉर्मल वेक्टर होगा, ये नॉर्मल वेक्टर होगा, और ये सेकेंड नॉर्मल, ये इस प्लेन का नॉर्मल। जब दो प्लेन परपेंडिकुलर हो गए तो उनके नॉर्मल कैसे रहेंगे, वो भी परपेंडिकुलर रहेंगे क्या, मतलब दो प्लेन परपेंडिकुलर तो उनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर। अब समझो कि ये दो प्लेन ऐसे है, पैरेलल है, ठीक है, तो ये प्लेन है पैरेलल है। अब इमेजिन करो कि ऊपर में एक प्लेन है इस तरीके से रखा हुआ, ये इसका इस प्लेन का परपेंडिकुलर ये आएगा, और ऊपर जो प्लेन होगा उसका परपेंडिकुलर ऐसा रहेगा, तो ये दोनों परपेंडिकुलर कैसे रहेंगे, पैरेलल। इसका मतलब जब प्लेन परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल भी, और प्लेन पैरेलल है तो नॉर्मल भी। तो अगर दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना था, हम उनके नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल लेते। समझा क्या, पक्का। तो जब भी हमें दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना होगा, हमें उसके जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल निकालना चाहिए। अब ये तो वही टॉपिक हो गया, नॉर्मल भी बेसिकली क्या है, वेक्टर ही तो है ना। ये n1 क्या है, नॉर्मल वेक्टर है, n2 क्या है, नॉर्मल वेक्टर है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ दो वेक्टर कौन है, n1 और n2, तो फॉर्मूला आएगा n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 मॉड ऑफ n2। यह आ जाएगा आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर, सॉरी या एंगल बिटवीन टू प्लेन, समझा। तो सेम फॉर्मूला आपने वेक्टर में भी यूज किया था, अगर आपको वेक्टर याद होगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू वहाँ वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b, क्योंकि वहाँ वेक्टर अपन वेक्टर a और वेक्टर b लेते हैं। फॉर्मूला अगर आप बात करो एंगल बिटवीन टू लाइन की बात करें, तो वहाँ पे b1 और b2 लिया था, तो दो लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए हम लोग उनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालते थे। तब भी फॉर्मूला वैसा ही था, cos थीटा इज इक्वल्स टू b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2। अब अपने को एंगल बिटवीन टू प्लेन फाइंड आउट करना है, समझा क्या। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन, दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना है, तो उनके नॉर्मल के बीच का एंगल निकालो, n1 और n2, समझा। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को। अब ये कौन से फॉर्म में दिया है, वेक्टर फॉर्म। मान लो इसका कोई कार्टेशियन फॉर्म होगा, कार्टेशियन फॉर्म पता है क्या, a1x, जनरल इक्वेशन पता है क्या, वेक्टर का जनरल इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू q। तो यहाँ पे मैं इस प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म लिख रहा हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू q1 इज इक्वल्स टू q1, एंड सेकेंड प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू q2, समझा। तो फिर इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू n1 के अलॉन्ग में डायरेक्शन रेशियो होते ना, वेक्टर नॉर्मल वेक्टर के अलॉन्ग में डायरेक्शन रेशियो, इधर नॉर्मल वेक्टर के अलॉन्ग में डायरेक्शन रेशियो, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कुछ ऐसा ही आएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में आएगा n1 का मॉड अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू मॉड ऑफ वेक्टर n2 a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, मॉड लगा लेना। तो ये फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशो। इसको अपन वेक्टर फॉर्म बोलेंगे और इसको कार्टेशियन फॉर्म, समझा।
अब इसमें नोट ये है कि मान लो आपको बोला गया कि आपके दोनों प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है। अब दोनों प्लेन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके नॉर्मल भी कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू 90, cos 90 0, इसको शिफ्ट कर दो 0, तो n1 n2 का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू कितनी आएगी 0। और अगर दोनों प्लेन एक दूसरे को पैरेलल है, दोनों प्लेन अगर पैरेलल है तो पैरेलल की कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। समझा? तो जब भी आपको दो प्लेन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, आपको उनके नॉर्मल का यूज करके एंगल फाइंड आउट करना है। समझा? नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। अभी जो हमने टॉपिक खत्म किया वो है एंगल बिटवीन टू प्लेन। अभी जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले वो है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। देखो समझो इधर, क्योंकि डेरिवेशन अगर इससे कई बहुत बड़े डेरिवेशन नहीं है और डेरिवेशन आएंगे भी नहीं तो उसका टेंशन नहीं है, बट आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। जैसे मान लो एक प्लेन है और ये एक लाइन है, कुछ इस तरीके से एक लाइन जा रही है और एक प्लेन है, तो मैं एक डॉटेड ऐसे एक इमेजिनरी लाइन बना ताकि आपको दिखना चाहिए कि किसकी बात हो रही है। जैसे अगर हम लोग, जैसे मान लो ये आपका प्लेन है, ये प्लेन है और यहाँ से ना ऐसे एक लाइन पास हो रही है, कहाँ से, प्लेन में से, तो किस एंगल के डिस्कशन हो रहा है, ये वाला एंगल दिख रहा है क्या आपको? और मेरे पास एक हाथ, दो ही हाथ है, तो इसलिए तुम इमेजिन करने की कोशिश करो कि ये प्लेन और ये लाइन ऐसी जा रही है, दिखा क्या? कौन सा एंगल है? ये इस साइड वाला एक्यूट एंगल है, दिख रहा है क्या? ये वाला एंगल ऐसा दिख रहा है। जैसे हाँ इधर ध्यान दो, क्या हुआ रे? क्या हुआ? क्यों? अच्छा, बालों को देख के बोल रहे हैं ना। मेरे पापा के सामने वगैरह अगर ऐसे हेयर स्टाइल से गए ना पापा मम्मी, वो बोलते चिड़िया ही बाकी है, बोलते हैं बस चिड़िया का घोंसला तो तैयार है, चिड़िया बाकी है। हाँ चलो ध्यान दो, तो ये प्लेन है आपका, ये आपकी लाइन। अब आप ऐसे समझो कि लाइन ऐसे आर पार जा रही है ना, ये लाइन है, तो एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन मतलब ये वाला एंगल, ये इस एंगल की बात हो रही है। ऑब्वियसली ये वाला एंगल आपका एक्यूट एंगल होगा, ऑब्टूस निकालने के लिए फिर ये एंगल निकालना होगा। तो ये आपकी लाइन है, दिख रहा है क्या सबको? ये लाइन, हमें क्या करना है ना, ये एंगल निकालना है। अब जैसे अभी हमने क्या किया था ना, दो प्लेन के बीच का एंगल निकालने के लिए किसकी हेल्प ली थी? उनके नॉर्मल की। अब ये लाइन है, अच्छा लाइन का अपना एक पैरेलल वेक्टर होता है, पता है, वेक्टर बी, और प्लेन का अपना परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर और ये लाइन का पैरेलल वेक्टर कुछ इस तरीके से रहेगा। इमेजिन कर पा रहे हो? ठीक है, बैठ जाओ। ये आपकी लाइन हो गई, ये लाइन L। हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है ना, दिख गया था क्या सबको एंगल जो अभी मैंने दिखाया आपको? ये एंगल है आपका, फाइंड, ये लाइन कुछ इस तरीके से, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। अब प्लेन दिया है, लाइन देकर है, एंगल ये फाइंड आउट करना है। अब कैसे करते हैं? तो हम लोगों को पता है कि लाइन का अपना क्या होता है, एक पैरेलल वेक्टर, और प्लेन का अपना क्या होता है, एक परपेंडिकुलर वेक्टर। तो ये मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर है, वेक्टर n, और लाइन का अपना पैरेलल वेक्टर होगा। अब वो पैरेलल वेक्टर मैं इसी पे मान लेता हूँ कि वो जो पैरेलल वेक्टर है ना वो इसी पर है, लाइन पे ही है, वेक्टर बी। तो वेक्टर बी और वेक्टर एन के बीच में ये एंगल रहेगा क्या? जैसे ये आपका नॉर्मल वेक्टर, सॉरी आपका ये पैरेलल वेक्टर है, प्लेन वेन सब इमेजिन कर लो कि प्लेन है, यहाँ पे ये क्या है, लाइन है, ये प्लेन के साथ एंगल तैयार हुआ, ये प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर जिसको बोलते हैं। लाइन का अपना क्या होगा, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अब मैं मान रहा हूँ कि वो पैरेलल वेक्टर यहीं पे है, कहाँ पर है, लाइन पे ही है। ये पैरेलल वेक्टर ऐसा है, परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसा है। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर और परपेंडिकुलर वेक्टर के बीच में भी कुछ एंगल रहेगा, वो एंगल ये वाला दिख रहा है क्या? अरे बोलो। तो इसको अपन अल्फा बोल देते। तो अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन लाइन या नॉर्मल वेक्टर और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। नॉर्मल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, अल्फा। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, थीटा। समझा? पक्का? कोई बता सकता है क्या ये एंगल कितना होगा? ये वाला अल्फा तो डिनोट कर दिया, बट क्या ये एंगल आपको 90 माइनस थीटा दिख रहा है क्या? तो अल्फा जो है वो 90 माइनस थीटा होगा।
ठीक है, फॉर्मूला अपने को पता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। कौन से दो वेक्टर ले रहे हैं? वेक्टर बी और वेक्टर एन। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर का फॉर्मूला देखो, मैंने एंगल बिटवीन टू वेक्टर, वेक्टर बी और वेक्टर एन के बीच में कौन सा एंगल लिया है? अल्फा। तो फॉर्मूला क्या होगा? वेक्टर एन डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन मॉड ऑफ वेक्टर बी। यहाँ तक समझा सभी को? पर थीटा के अल्फा की जगह क्या डालना है? π/2 माइनस थीटा। तो cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर एन डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब ये तो ट्रिग्नोमेट्री में बचपन में पढ़ते हो, cos π/2 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। π/2 रहा तो फंक्शन चेंज, याद है क्या? π/2 रहा तो फंक्शन चेंज, यानी कि साइन थीटा लिखते हैं। किस क्वाड्रेंट में जा रहा है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? पॉजिटिव। तो साइन थीटा बन गया अपना वेक्टर एन डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन मॉड ऑफ वेक्टर बी। अच्छा, अपने को क्या फाइंड आउट करना था? थीटा ना। तो फॉर्मूला जनरेट हो गया अपना, साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर एन डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो अगर आपको लाइन और प्लेन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर एन डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन मॉड ऑफ वेक्टर बी। समझा? अब साइन आने की वजह से ना चीजें यहाँ पे उल्टी हो जाएगी, क्योंकि अब तक हम बोलते थे कि अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो थीटा 90, तो कॉस 90 0 होता है। अब यहाँ पे अगर लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर है, लाइन और प्लेन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो फिर थीटा 90 साइन 90 1 होता है। तो या उधर जो पैरेलल वाली कंडीशन होती है वो इधर परपेंडिकुलर के लिए यूज होती है, उधर 1 कब आता है? जब दोनों पैरेलल हो। यहाँ पे 1 कब आ रहा है इस साइड में? जब दोनों परपेंडिकुलर। तो फिर कंडीशन ऐसी बनेगी, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। समझा क्या? ये कंडीशन हम उधर पैरेलल के लिए यूज करते हैं, इधर परपेंडिकुलर के लिए यूज कर रहे हैं। अच्छा, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो cos 0 हो जाएगा, सॉरी cos sin 0 होगा, ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो पैरेलल वाली कंडीशन, लाइन L पैरेलल है किसको? प्लेन को। तो थीटा 0 साइन 0 ये इधर जाएगा तो 0। तो वेक्टर n और वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0, यानी कि a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 की वैल्यू कितनी? 0 आएगी। ये कंडीशन हम उधर परपेंडिकुलर के लिए यूज करते, तो यहाँ उल्टा हो रहा है। समझा क्या? अच्छा, ये a1 b1 c1 क्या है? a1 b1 c1 पैरेलल वेक्टर के अलोंग में डायरेक्शन रेशियो ले लो आप, और a2 b2 c2 क्या है? परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग के डायरेक्शन रेशियो। समझ में आया क्या? तो फॉर्मूला अपने लिए इंपॉर्टेंट है और ये प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए, ये कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगा। इस टॉपिक को ध्यान से समझो क्योंकि क्वेश्चन आता है इस पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कोप्लेनिटी ऑफ टू लाइंस। कोप्लेनिटी का मतलब कोप्लेनर की बात हो रही है कि दो लाइन यहाँ पे कोप्लेनर है या नहीं है, यह कैसे चेक करना है। जैसे मान लो आपको ये व्हाइट बोर्ड को एक प्लेन ले लेते अपन, व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है और यहाँ पे मैंने दो लाइन बना ली। ये लाइन होगी लाइन आपकी L1 और ये आपकी लाइन होगी लाइन L2। फिलहाल अभी तो ये दिख रहा है कि दो लाइन कोप्लेनर है क्योंकि सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, दिख रहा है ना। थ्योरेटिकली कैसे पता करें कि वो लाइन कोप्लेनर है या नहीं। जैसे मान लो आपको लाइन L1 का इक्वेशन गिवन है, वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर A1 प्लस लैम्बडा वेक्टर B1, ये लाइन L1 का इक्वेशन है। और एक सेकेंड है लाइन L2, वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर A2 प्लस लैम्बडा की जगह कुछ और ले लेते हैं, म्यू वेक्टर B2। अच्छा, ये लाइन ये क्या है? ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहां से लाइन आपकी पास हो रही है, ठीक है। और ये क्या है? लाइन का पैरेलल वेक्टर, ये वेक्टर B1। वैसे ये A2 क्या है? सेकेंड लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर है। और ये B2 क्या है? इस लाइन का पैरेलल वेक्टर, वेक्टर B2, ठीक है। अभी आप इमेजिन कर लो कि ये दोनों लाइन कैसी है? कोप्लेनर है। हालांकि है ही कोप्लेनर, हमने इसी प्लेन पे बनाई है, कोप्लेनर है। तो ये वेक्टर B1 और वेक्टर B2 ये भी कोप्लेनर रहेंगे क्योंकि वो भी तो उसी प्लेन में ना जिस प्लेन में ये लाइन है। तो और ये A पॉइंट और A1 पॉइंट और A2 पॉइंट ये भी सेम प्लेन में है, और इनको ज्वाइन करके अगर मैं एक वेक्टर बना दूं, वेक्टर A1 A2, ये भी उसी प्लेन में है।
तो यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है सब सेम प्लेन में है। जो कुछ भी मतलब वेक्टर b1, वेक्टर b2, वेक्टर a1 a2 ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में है। दिख रहे हैं क्या? पक्का? तो अगर ये तीनों सेम प्लेन में है, कौन? वेक्टर a1 a2, वेक्टर b1, वेक्टर b2 आर कोप्लेनर। बोल सकते हैं क्या? अरे हाँ ना बोलो कुछ। तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। अच्छा, अपन ने ना वेक्टर चैप्टर में पढ़ा था, तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर तो उनके बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आती है। तो बॉक्स प्रोडक्ट a1 a2 b1 b2 इनके बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आ जाएगी। इसको ऐसे लिख सकते हैं a1 a2 का डॉट किसके साथ? b1 क्रॉस b2 के साथ इक्वल टू, अच्छा a1 a2 को अपन a2 माइनस a1 ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे वेक्टर ab को b माइनस a लिखते हैं, डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू 0। फिर उसका a2 का वेक्टर a2 का डॉट b1 क्रॉस b2 के साथ माइनस वेक्टर a1 का डॉट b1 क्रॉस b2 के साथ इक्वल टू कितना आएगा? 0। इस नेगेटिव टर्म को उधर शिफ्ट करते पॉजिटिव हो जाएगा। वेक्टर a2 डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू वेक्टर a1 डॉट b1 क्रॉस b2। तो ये थ्योरेटिकल कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई आपकी कि a1 का डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 के साथ, a2 का डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 के साथ, अगर रिजल्ट सेम आ रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये जो दो लाइन्स है वो क्या है? कोप्लेनर है। समझा? तो पहले तो आपको क्या दिया रहेगा ना, आपको दो लाइन दी रहेगी। आपको पहले पूछा जाएगा कि क्या ये दो लाइन कोप्लेनर है या नहीं है। तो आपको क्या करना है? दो लाइन दिए तो आप a1 b1 a2 b2 तो बता सकते हो ना। तो आपको b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना है, फिर उसका डॉट करना है किसके साथ? a2 के साथ। फिर b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ? a1 के साथ। दोनों की वैल्यू कैसे आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। अगर वैल्यू इक्वल आ रही है मतलब वो कोप्लेनर है। समझा? अब जैसे ये प्रूफ हो गया कि कोप्लेनर है, इसका मतलब क्या है? वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो उस प्लेन का इक्वेशन जहां ये लाई कर रहे हैं, जैसे अभी जो मैंने डायग्राम बनाई थी, यहाँ पे दो लाइन किस प्लेन में थे? ये व्हाइट बोर्ड प्लेन में थे। तो अपने को अब उसका इक्वेशन बताना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग बोथ द लाइन्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग बोथ द लाइन्स। हाँ बातें नहीं। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला रहेगा वेक्टर r डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू वेक्टर a1 डॉट b1 क्रॉस b2। आपने ऐसा ही कुछ ना हमने पहले भी देखा है। कहाँ पे? वेक्टर r डॉट वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट b क्रॉस c। आपको याद है ये कब यूज करते थे? हमने बोला था कि एक प्लेन है जिसको दो वेक्टर पैरेलल है, वेक्टर b और वेक्टर c पैरेलल है, वो प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है। ऐसे कुछ था जिसमें b और c क्या थे? पैरेलल वेक्टर थे। अब अगर आप इस सिचुएशन को देखो, कौन सी सिचुएशन जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि दो लाइन कोप्लेनर है। अभी तो ये प्रूफ हो गया ना कि इस कंडीशन को अगर कोई सेटिस्फाइड कर रहा है तो इसका मतलब दोनों लाइन कोप्लेनर है। तो ये लाइन होगी लाइन L1, ये आपकी लाइन होगी लाइन L2। यहाँ पे एक पॉइंट है A1 जिसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर A1। यहाँ एक पॉइंट है A2 जिसका पोजीशन वेक्टर है A2। ये B1, ये B2। अब जैसे ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों लाइन कोप्लेनर है, मतलब B1 और B2 भी उसी प्लेन में होंगे, तो प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? एक नॉर्मल वेक्टर और एक पॉइंट चाहिए ना। याद है क्या? ये फॉर्मूला है ना, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n। तो वेक्टर n यानी प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। अब सोचो b1 इसी प्लेन में है व्हाइट बोर्ड में, b2 भी इसी प्लेन में व्हाइट बोर्ड में। जब मैं b1 और b2 का क्रॉस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? थर्ड वेक्टर, जो इन दोनों को कैसा रहेगा? इन दोनों को परपेंडिकुलर, मतलब प्लेन को परपेंडिकुलर। तो इस केस में वेक्टर n आपका क्या होगा? b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा क्या? और एक पॉइंट चाहिए ना,
अब एक नहीं 2 पॉइंट है यहाँ पे, ये प्लेन देखो, इस पॉइंट से A1 पॉइंट कहाँ है, प्लेन में है, A2 पॉइंट भी कहाँ है, प्लेन में। कोई भी एक पॉइंट आप यूज कर लो, A1 यूज कर लो या A2 यूज कर लो। तो देखो वेक्टर n की जगह क्या रखा, B1 क्रॉस B2, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट यूज किया मैंने, A1। आप चाहो तो A2 भी यूज कर सकते हो, समझा क्या। तो यह आ जाएगा उस प्लेन का इक्वेशन जहां ये दोनों लाइन लाई कर रही है या कोप्लेनर है। नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ठीक है, ध्यान से देख लो। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डेरिवेशन कभी भी नहीं आया, आज तक कभी आया नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि आज तक नहीं आया तो अब नहीं आ सकता। ठीक है, इसलिए इसका डेरिवेशन हम लोग देख लेते हैं एक बार कि टॉपिक क्या है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। एक प्लेन आपको दिया है, ये एक प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन है वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल्स टू q, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल्स टू q। ये क्या है, प्लेन का जनरल इक्वेशन है। ठीक है, ध्यान से सुन लो क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर वो बच्चे जिनको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं, अपने को तो बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो एट द एंड फॉर्मूला याद करके रख लो। तो वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल्स टू q, ये प्लेन दिया है और आपको एक पॉइंट दिया है, लेट्स से पॉइंट है a जिसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर a। ठीक है ना, आपको बोला गया इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस बताना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे मान लो ये व्हाइट बोर्ड आपका एक प्लेन है, ये आपका एक पॉइंट है, इस तरीके ये पॉइंट है, तो अपने को ये डिस्टेंस बताना है, समझा। तो टॉपिक क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, प्लेन से इस पॉइंट का डिस्टेंस, समझा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो ये वेक्टर n क्या है, पहले तो मैं आपको साइड में यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ कि ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसको मैं m पॉइंट बोल देता हूँ। तो am डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो प्लेन का इक्वेशन एज इट इज लिख लेने का। प्लेन का इक्वेशन क्या है, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल्स टू q। बस प्लेन का इक्वेशन एज इट इज लिखो, वेक्टर r के जगह वेक्टर a डाल दो। ऐसा ही कुछ हम लोग पहले भी एक बार सुन के रखे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, अगर आपको याद होगा तो लाइन का इक्वेशन जैसे कि वैसे लिखते हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट लाइन के इक्वेशन में डालते हैं, x के जगह x1, y के जगह y1, याद है क्या। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी करते हैं, प्लेन का इक्वेशन एज इट इज लिख लो। अच्छा, प्लेन का इक्वेशन क्या है, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल्स टू q, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, वेक्टर r डॉट वेक्टर n माइनस q इक्वल टू 0। तो प्लेन का इक्वेशन एज इट इज वेक्टर r के जगह वेक्टर a, तो ये हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर n माइनस q और अपॉन में आएगा मॉड ऑफ वेक्टर n। ये फॉर्मूला हो गया आपका प्लेन का इक्वेशन एज इट इज वेक्टर r के जगह वेक्टर a। ठीक है, दूसरा प्लेन का अपने को कार्टेशियन फॉर्म भी पता है, ये कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। इसका कार्टेशियन फॉर्म ऐसा कुछ होता है, ax प्लस by प्लस cz माइनस q इक्वल टू 0, इसको अपन कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके, मान लेते हैं x1 y1 z1। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फिर से वही कि आपको प्लेन का इक्वेशन एज इट इज लिख लेना है। प्लेन का इक्वेशन एज इट इज लिख लो, x के जगह x1, x के जगह x1 प्लस b y1 प्लस c z1 माइनस q और अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर n यानी कि अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में है और ये फॉर्मूला आपका कार्टेशियन फॉर्म में, समझा। तो देख लेते इसका डेरिवेशन क्या आया कैसे। ये वेक्टर n प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर होता है ना, वेक्टर n प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। सो अगर मैं आपको पूछूं कि फिर वेक्टर am या लाइन am और वेक्टर n पैरेलल है रहेंगे, am और वेक्टर n पैरेलल हो गए, तो आप लाइन का इक्वेशन बता सकते हो क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ लाइन am। लाइन का इक्वेशन बताने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लाइन का इक्वेशन वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्बडा वेक्टर b, याद है क्या, वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्बडा वेक्टर b। वेक्टर a क्या होता है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहां से लाइन पास हो रही है। वेक्टर b क्या होता है, उस लाइन का पैरेलल वेक्टर। यहाँ पे अपने को लाइन कौन से पॉइंट से पास होती दिखाई दे रही है, a से, लेकिन लाइन का पैरेलल वेक्टर का काम यहाँ पे वेक्टर n कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा फिर वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्बडा वेक्टर n आएगा क्या। ओके, सो वेक्टर r क्या होता है, वेक्टर r एनी पॉइंट होता है लाइन पे,
पता है क्या? वेक्टर आर क्या होता है? एनी पॉइंट होता है लाइन पे। तो यहाँ पे एनी पॉइंट को मैं कंसिडर कर रहा हूँ एम को कंसिडर कर रहा हूँ कि एम क्या है? एनी पॉइंट है। कहाँ पर? लाइन पे। तो एम का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा फिर? वेक्टर आर। क्योंकि देखो आप वेक्टर आर को क्या बोलते हो कि वेक्टर आर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है जो लाइन पे कहीं पे भी हो। तो इस लाइन पे कहीं पे भी एम कंसिडर कर रहा हूं मैं, एम भी तो है ना इस लाइन पे। तो एम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में क्या मान रहा हूं? वेक्टर आर। बोलो, या तो कोई प्रॉब्लम? ये समझा क्या? बी द एनी पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये समझा? वेक्टर आर एम क्या है? एम का पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर आर विद एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। सब प्लेन का इक्वेशन अपन को दिया है ना, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। तो मैं यहाँ पे वेक्टर आर को यहाँ रख रहा हूँ, वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर एन, समझा क्या? वेक्टर आर के जगह डॉट वेक्टर एन माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्या होगा? वेक्टर आर अपन क्या बोल रहे हैं? वेक्टर आर विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो ये भी तो होता है ना कि एम भी तो एनी पॉइंट ऑन द प्लेन है। एम क्या है? एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। तो वेक्टर आर बेसिकली दोनों का काम कर रहा है। एनी पॉइंट ऑन द लाइन का काम भी कौन कर रहा है? वेक्टर आर। एनी पॉइंट ऑन द प्लेन का काम भी कौन कर रहा है? वेक्टर आर। तो मुझे वेक्टर आर तो यहाँ से मिल गया था, इस वेक्टर आर को मैंने प्लेन के इक्वेशन में डाल दिया। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर एन डॉट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू क्यू। यह आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन प्लस लैम्बडा वेक्टर एन डॉट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू क्यू। तो यह आएगा आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन प्लस लैम्बडा वेक्टर एन डॉट वेक्टर एन क्या होगा? मॉड ऑफ वेक्टर एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू। ये समझा? इसको उधर शिफ्ट करो तो लैम्बडा मॉड ऑफ वेक्टर एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन, और फिर ये लैम्बडा को सॉरी मॉड ऑफ वेक्टर एन का होल स्क्वायर शिफ्ट करते हैं। तो लैम्बडा यहाँ से आपको मिलेगा क्यू माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर एन स्क्वायर। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? क्यू सॉरी लैम्बडा फाइंड आउट कर लिया। लैम्बडा की वैल्यू क्या मिली अपने को? क्यू माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर एन स्क्वायर। अब इस लैम्बडा को वापस यहाँ रख रहे हैं, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा। लैम्बडा क्या है? लैम्बडा है आपका क्यू माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन स्क्वायर इनटू वेक्टर एन। हाँ, यहाँ तक समझा? आपको पता है ना क्या करना है अपने को ए एम डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? ए एम डिस्टेंस। तो ये वेक्टर आर को इधर सॉरी वेक्टर ए को इधर शिफ्ट करते हैं। वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए होगा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या आएगा? क्यू माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर एन स्क्वायर और इनटू में क्या आ जाएगा? वेक्टर एन। ठीक है। अच्छा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए का मतलब वेक्टर ए एम क्या? अगर मुझे वेक्टर ए एम निकालना तो मैं क्या करूंगा? एम माइनस ए करूंगा। एम का पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर आर है, यानी कि वेक्टर आर माइनस वेक्टर है। तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर है नथिंग बट आपका क्या है? वेक्टर ए एम है। सो यह आ जाएगा फिर क्यू माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर एन स्क्वायर इनटू में वेक्टर एन। ठीक है, ये आपको क्या मिला? वेक्टर ए एम मिला। क्या मिला? वेक्टर एम। अपने को लेंथ चाहिए, अपने को क्या चाहिए? लेंथ। लेंथ लाने के लिए क्या करेंगे? मॉड लगा देंगे। सो वेक्टर ए एम को मॉड लगा दिया, तो वेक्टर ए एम को मॉड लगाया तो इधर भी मॉड लगेगा पूरा। क्यू माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर एन स्क्वायर इनटू वेक्टर एन। समझा? सॉरी क्यू है, क्या तो कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये कंप्लीटली क्या? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये कंप्लीटली एक नंबर है। देखो वेक्टर ए और वेक्टर एन का डॉट प्रोडक्ट करने पे क्या आता है? एक नंबर आता है ना, एक स्केलर आता है। क्यू अपने आप में स्केलर है, तो स्केलर माइनस स्केलर स्केलर आएगा। ये मॉड ऑफ वेक्टर एन स्क्वायर, ये भी क्या है?
स्केलर है, तो ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और इनटू में क्या है, वेक्टर एन है। तो जैसे अगर मैं आपको बोलूं 2 इंटू वेक्टर ए मॉड लिखा है, 2 इंटू वेक्टर ए मॉड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होगा 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए, होगा 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है फिर आपका, तो ये क्या एक स्केलर क्वांटिटी है ना, ये कंप्लीटली एक स्केलर क्वांटिटी है, तो एज इट इज रहेगा फिर q माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर n स्क्वायर, और मॉड ऑफ वेक्टर n आएगा, समझा? तो वेक्टर n मॉड, और इधर में क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर n स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कैंसल, एक मॉड ऑफ वेक्टर n कैंसल, तो क्या बचा यहाँ पे, q माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर n। यह आ गया आपका am की लेंथ, am की लेंथ। अब जो फॉर्मूला हमने लिखा के दिया है और जो यहाँ पे डेरिवेशन मिला, इसमें सिर्फ माइनस का फर्क आ रहा है। यहाँ पे क्या है, वेक्टर a डॉट वेक्टर n माइनस q है, अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर n है। यहाँ पे क्या मिला अपने को, q माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर n। तो एक काम करते, डिस्टेंस होने की वजह से इसको अपन लगा देते बाहर में मॉड, डिस्टेंस होने की वजह से बाहर में मॉड लगा दिया। अब मॉड लगा दिया तो आपको पता है मॉड के अंदर चाहे 2 माइनस 3 लिखा हो या मॉड के अंदर में 3 माइनस 2 लिखा हो, रिजल्ट सेम ही आता है। तो यहाँ पे मुझे मॉड के अंदर में क्या लिखा है, q माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n, तो इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, वेक्टर a डॉट वेक्टर n माइनस q लिख लेता हूँ, बात तो सेम ही है, तो यही आपको मिलेगा, समझा क्या? ठीक है, लिखो। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 6.4, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। ये प्लेन दिया हुआ है, इक्वेशन देख के समझ में आता है क्या कि ये प्लेन है। देखो वेक्टर r डॉट n1 इज इक्वल्स टू q1 एंड वेक्टर r डॉट n2 इज इक्वल्स टू q2, बस फॉर्मूला यूज करना है। एंगल बिटवीन 2 प्लेन का फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n1 मॉड ऑफ वेक्टर n2। n1 और n2 का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ये n1 है और ये n2 है, डॉट प्रोडक्ट आता है सबको 1 इंटू 2 2, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 2 इंटू 1 2 अपॉन में वेक्टर n का मॉड, n1 का मॉड, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और इधर n2 का मॉड 4 प्लस 1 प्लस 1। सो ऊपर में आपको क्या मिल रहा है 3, इधर क्या मिला रूट 6 हो जाएगा, यानी कि 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, किस एंगल पे वैल्यू 1/2 आती है, सो थीटा कितना आएगा 60 यानी कि π/3 रेडियन। सेकेंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ये एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन वाला टॉपिक है। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन का फॉर्मूला, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन साइन थीटा इक्वल्स टू वेक्टर b डॉट वेक्टर n अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b मॉड ऑफ वेक्टर n। तो ये लाइन में वेक्टर b ये है आपका 2i प्लस 3j माइनस 6 के, ये वेक्टर b है, और वेक्टर n प्लेन से यहाँ मिलेगा, दिख रहा है क्या सबको? ये देखो वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्बडा वेक्टर b, और ये है वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल्स टू q। तो वेक्टर b और वेक्टर n का डॉट प्रोडक्ट करो, सो 2 और 2 4, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6 आएगा, अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी का मॉड अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 9, इधर वेक्टर एन का मॉड 4 प्लस 1 प्लस 1। तो ये मॉड आना चाहिए ना, कितना आ रहा है ये ऊपर में 4 माइनस 9 माइनस 5 आ रहा है क्या, 4 माइनस 9 ना माइनस 5, ये कितना आ रहा है 49 मतलब 7 और ये 6, तो रूट 6। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई -5/7 रूट 6। ये निगेटिव को पॉजिटिव बना देगा मॉड, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो रहा है आपका 5/7 रूट 6। सो थीटा आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 5/7 रूट 6, क्योंकि एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला इसलिए। सो थीटा हमने फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द लाइंस, एक लाइन दी है एंड एक सेकेंड लाइन दी है, आर कोप्लेनर। आपको ये शो करना है कि दोनों लाइन कोप्लेनर है। कोप्लेनर की क्या कंडीशन थी, वेक्टर a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू वेक्टर a2 डॉट b1 क्रॉस b2।
कल ही करा दिया था ना, A1 का डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ और A2 का डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो वो शो करना है कि हाँ ये दो लाइन कोप्लेनर है, उसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फिर उस प्लेन का इक्वेशन भी फाइंड आउट करना है। तो पहले तो B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। B1 क्या है, B1 पता है कि आपको B1 क्या होगा, ये आपका B1 और ये आपका B2। सो क्रॉस प्रोडक्ट हम I J K, B1 के कंपोनेंट 1 2 3, B2 के कंपोनेंट 2 3 4। सो फिर I से रिलेटेड और कॉलम को छोड़, ये कितना बना 8 माइनस 9, 8 माइनस 9 माइनस 1, ठीक है। फिर माइनस J रिलेटेड और कॉलम को छोड़े, 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस K रिलेटेड और कॉलम को छोड़े, 3 माइनस 4 माइनस 1, ये क्या हो गया माइनस I प्लस 2J माइनस K, यह आ गया आपका B1 क्रॉस B2। फिर B1 क्रॉस B2 मिल गया। अब हमें A1 का डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ फाइंड आउट करना है। सो A1 कितना है यहाँ, ये 2J है, I कंपोनेंट 0 है फिर, और यहाँ I कंपोनेंट माइनस 1 है तो 0 हो जाएगा। J कंपोनेंट 2 है और इधर 2 तो ये 4 होगा, इधर माइनस 3 इधर माइनस 1 तो ये प्लस 3, यानी कि ये कितना आ रहा है 7। फिर वेक्टर A2 का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, B1 क्रॉस B2 के साथ, वेक्टर A2 का डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ, ये आपका वेक्टर A2 है, इस A2 का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करना है ना हम, A2 का डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 6 इंटू 2 प्लस 12 और 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, तो कितना आ रहा है ये 7 आ रहा है। तो ये दोनों इक्वल आ गए। फिर A1 का डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ ये इक्वल में आ गया A2 डॉट B1 क्रॉस B2। ये इक्वल आने का मतलब लाइन प्लेन कैसे है, लाइन कैसी है, कोप्लेनर। ये इक्वल आने का मतलब लाइन आपकी कोप्लेनर है। अब लाइन कोप्लेनर है मतलब सेम प्लेन में है दोनों लाइन, उस प्लेन का इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया डेरिवेशन के टाइम। तो वेक्टर R डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल्स टू वेक्टर A1 डॉट B1 क्रॉस B2। सो वेक्टर R डॉट B1 क्रॉस B2 तो ऑलरेडी फाइंड आउट किया होता है, माइनस I प्लस 2J माइनस K, और वेक्टर A1 का डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ कितना मिला होता है 7। तो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, इधर सुनो, इसी के साथ आपका चैप्टर तो खत्म हो गया। अब इसमें 2 सवाल और बचे एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये आप लोगों को ट्राई करना चाहिए, और अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो मिसलेनियस के क्वेश्चन करो। मिसलेनियस के क्वेश्चन आप लोगों ने करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज में जो सवाल ये काफ़ी ईजी है, बट मिसलेनियस के सवाल काफ़ी डिफिकल्ट है, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो स्पेशली इस चैप्टर के लिए आप लोगों ने मिसलेनियस के क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है,